गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर में आपको राष्ट्र निर्माण, हमारा देश आजाद हुआ उस समय कैसे हमारे राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, इन सभी चीज के बारे में पढ़ना है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको दो बुक पढ़ना है, एक है आपका विश्व बुक और एक है भारत का बुक। तो आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है और एक है इंडियन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से आपका जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस में मात्र आपको भारत के बारे में पढ़ना है कि हर एक चीज आपको भारत की राजनीतिक ज्ञान होनी चाहिए कि राजनीतिक क्या है, सामाजिक क्या है, जनता पार्टी क्या है, बहुदलीय क्या है, इन सभी चीज के बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है। तो इस क्लास में सबसे पहला आपका चैप्टर होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हम जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण के हमारा देश आजाद हुआ उस समय क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं नहीं हुई, इन सभी चीज के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले राष्ट्रीय एकता। तो आप नोट्स लिख लीजिए, पहले नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना देखेंगे। तो आप, आई होप आप कैरी कर चुके होंगे, सारा नोट्स एकदम छाप लिए होंगे। तो छापने से कोई फायदा नहीं होते हैं, आपको रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में। आप यदि समझिएगा तो अभी के साथ साथ बाद में भी काम आएंगे। जो समझ के पढ़ता है उसको हमेशा हर एक चीज पता रहते हैं, और जो रट्टा मारने के लिए एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं वह उसी टाइम के मोहताज होते हैं, बाद में उनका कोई दशा उसा नहीं होता। तो आपको नंबर भी लाना है और समझ के भी पढ़ना है। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आपकी क्लास कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे समझिए भी, और नंबर भी कैसे लाए जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, वो सारे चीज डिटेल से बताए जाएंगे इस चैनल में। यदि आपको विश्वास है इसमें तो ही आप जुड़िए, नहीं है तो फिर आपका मन, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि अगर विश्वास के साथ यदि पढ़ना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में सबसे पहले हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां आई थी। तो जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, उस टाइम, तो उससे पहले तो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम थे, हम चंगुल में थे, कुछ भी हमारे बस की बात नहीं था। जो भी अंग्रेज आते थे नियम कानून बनाते थे, हमारे ऊपर थोपते थे और निकल जाते थे। जाते थे कि नहीं जाते थे, हमारे कुछ काम आते थे? नहीं, हम तो भाई अंग्रेज के गुलाम थे, कुछ करने के लायक नहीं थे। तो हुआ क्या, 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश को चलाया कैसे जाए। हमारे देश के नेता गुलाम करके निकले थे, नई नई हमारी गुलामी खत्म हुई थी, तो हम अपने देश को चलाएं कैसे, क्या कैसे चलाएं, कैसे ना चलाएं, कुछ किसी के दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा था। तो यही थी हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में सबसे तीन, बहुत सारी चुनौतियां थी, तो सभी चुनौतियों को तो नहीं देखना, लेकिन उसमें से तीन ऐसा महत्वपूर्ण चुनौतियां थी जिसे कायम रखना बहुत जरूरी था। सबसे पहला जो चुनौतियां थी आपका राष्ट्र निर्माण में, एक है आपका एकता अखंडता। क्या है, टॉपिक को बस आपको समझना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 3 नंबर में दिए जाते हैं और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एकता और अखंडता, अखंडता ये पहली चुनौतियां थी। अखंडता का अर्थ होता है जो कभी टूटे ना, कभी टूटे ना, जो कभी टूटे नहीं, कभी टूटे नहीं, वो होता है अखंडता। और एकता का मतलब क्या होता है, मजबूत, शक्ति, आपस में मिलजुल कर रहना, ये एकता होता है।
सबसे पहले तो अब हमारे देश के नेता पगला गए। हमारा भारत देश इतने सारे जाति, इतने सारे धर्म, इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम इन सब में एकता कैसे बैठाएं? एक तो उल्टा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है, 1947 ईस्वी में मार काट चल रहे हैं अलग देश मांगने के लिए। नहीं, हमें अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें भारत चाहिए। कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर 1947 में देश का भी विभाजन हो गया। एक तरफ क्या हुआ, भारत अलग हो गया, एक तरफ क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। जिधर मुस्लिम अधिक थे उधर पाकिस्तान हो गया, जिधर हिंदू अधिक थे वो भारत हो गया। तो ये कैसे एकता बैठाया जाए भाई? कैसे एकता करें? अखंडता, एकता बने तो अखंडता कभी टूटे ना, और ये एकता कभी टूटे ना। तो यही थे सबसे पहले, एकता और अखंडता। पहली चुनौतियां थी हमारे देश के नेताओं के सामने, वो कैसे करें इसकी स्थापना, समझ ही नहीं आ रहा था। तब सोचे कि कैसे भी करके तो इसे स्थापना करना ही होगा। इसी के लिए वह हमारे देश के नेता जो थे उस समय के अच्छे थे, बहुत ही समझदार थी। इसलिए तो अभी इस समय हमारा देश एकता के डोर में बंधा हुआ है। अगर उस टाइम वो अच्छे काम नहीं करते तो अभी हमारे देश एकता के डोर में ना रह करके गुलामी के डोर में ही रहता कि नहीं। आज हमारे देश के उन क्रांतिकारियों वीर को नमन करते हैं जो इन्होंने अपना बलिदान दे करके हमें आज स्वतंत्र किया, और आज हम स्वतंत्र की सांस ले रहे हैं। उन्हीं का चलते आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपके माता पिता कुछ भी कर पा रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो वही पहले चुनौतियां थी उन नेताओं के पास, एकता और अखंडता। तो वो टूटे ना, तो इतने सारे जातीय और धर्म, तो भी हमारा देश जो है कि एकता बैठाने में समर्पित हो गया। बट छोड़ करके पाकिस्तान, बहुत से जिन्ना के अलावा, जिन्ना नाच रहा था कि उन्हें चाहिए था पाकिस्तान, इसके लिए उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए था, तो वो पाकिस्तान चल गया, मुस्लिम उधर हो गए। बाकी बात जितने भी और धर्म, ईसाई, सिख धर्म, ये सारे जो हैं वो भारत में ही रहना चाहते थे, भारत में ही अपना जीवन बसाना चाहते थे। इसी के लिए हमारा देश एकता और अखंडता के डोर में बसे रहे। अब बहुत सारे मुसलमान जो कि पाकिस्तान चले, बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो कहते थे कि यही हमारा जन्मभूमि है तो यही हमारा मरण भूमि भी होगा। इसी के लिए बहुत सारे मुसलमान यहाँ भी रह गए। हर एक उतने अच्छे नहीं होते हैं, हर एक भी मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, और हर एक मुसलमान खराब भी नहीं होते हैं, बहुत सारे ठीक से होते हैं, जो बशर्ते उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है कि उनका सोच क्या है, थिंकिंग क्या है। तो वही था एकता और अखंडता जो कभी टूटे नहीं। इसी के लिए तो भारत को अनेकताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है। आज हमारे देश को अलग जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो भी हमारा देश एकता के डोर में बंधा हुआ है। इसलिए आज वर्तमान समय के भारत को अनेकताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है। ये पहली चुनौतियां थी। दूसरी चुनौतियां थी विकास करना। विकास करना, क्यों विकास करना है भाई? क्यों विकास करना है? क्योंकि हमारा देश उस टाइम स्वतंत्र हुआ था, नया नया, हम तो गुलामी थे। हमें कैसे विकास करना है, हमारे देश में क्या योजना लागू करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जानेंगे? आप क्या घर में नए नए बनते हैं, आपके घर की जिम्मेवारी नए नए बनते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है आप तो अपने माता पिता सीखते हैं कि नहीं, वो बताते हैं नहीं बेटा ये करो, ये करो, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत बात है, पूजा पाठ ऐसे करना है। क्या आप शुरू से ही सीखते हैं पूजा पाठ करने? नहीं सीखते हैं, आपके माता पिता सिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हमारे देश जब शुरू शुरू आज़ाद हुआ तो क्या हमारे देश के नेता लोग कैसे सीखते? हमें विकास कैसे करना है, किस योजना लाना है, कहाँ किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ये पता नहीं था। तो उसी के समय हमारे 1951 से सोचा कि पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया हमारा देश, और विकास की दृष्टि में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 जो कि आगे पढ़ेंगे 56 तक चला था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, और ये सफल भी रह गया। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पैदावार हुए। तो सोचा कि हाँ भाई, विकास का पहला कड़ी था प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास करना। तीसरी चुनौतियां थी लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना, लोकतंत्र कायम करना तीसरी चुनौतियां थी। क्योंकि अगर हमारा देश 70-75 साल के बाद ऐसा नेता ना आ जाए जो कि ये लोकतंत्र को ही तोड़े, इसी के लिए उस समय के नेताओं ने सोचा कि लोकतंत्र कायम तो करेंगे लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। कोई भी आने वाला नेता धर्म और जाति के नाम पर ये देश को ना तोड़ सके, इसके लिए उन्होंने नेताओं ने उस समय के जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, ये सारे जो थे उन्होंने एक तरह से, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से हमारे देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाना चालू कर दिया। और ये लोकतंत्र हमेशा बना रहे,
ये लोकतंत्र हमेशा बना रहे, इसी के लिए उनकी पहली चुनौतियां थी कि लोकतंत्र हम कैसे कायम करें। तो लोकतंत्र का सबसे पहला कड़ी होता है निर्वाचन। निर्वाचन जो कि जनता चुनती है, किसी भी उम्मीदवार या तो प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार जनता को दिया जाएगा, तभी हमारा लोकतंत्र अच्छे तरीके से चल पाएंगे। वही आपका लोकतंत्र का सबसे पहला कड़ी होता है, क्योंकि लोकतंत्र का ही अर्थ होता है लोगों के द्वारा शासन, कि जनता जो है, जो लोग है, वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एक अच्छे अधिकार, एक अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव करे, जो कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, हमारे देश का नेतृत्व कर सके, लीडरशिप कर सके। आने वाला समय में कोई भी देश है कि हमारे देश को खेल के ना चल जाए, इसी के लिए अच्छे तरीके से लोकतंत्र करने की सबसे पहली कड़ी अपनाया गया तो वह निर्वाचन। 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन थे उन सब के निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। उनका कहना था कि इतने सारे जाति, इतने सारे लोग हैं, अनपढ़ है, ना तो शिक्षित है, ना कुछ है, पहले तो उन्होंने निर्वाचन शिक्षा करवाया, सबको एजुकेशन दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, पहले शिक्षित उक्षित किए, फिर हमारा लोकतांत्रिक चुनाव हुए, निर्वाचन हुए। और 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। 1952 के भी आम चुनाव कहा जाता है, 1952 के आम चुनाव कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो चुनाव हुए वो 52 में हुआ, लेकिन चुनाव 1951 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अधिकतर जो चुनाव हुआ था वो 52 में हुआ, इसी के लिए 1952 के आम चुनाव कहा जाता है। तो इस समय के जो चुनाव में हमारा एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार, सबसे पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 1952 के आम चुनाव में। इसके बाद से, इससे पहले 52 से पहले 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी वह अंतरिम सरकार थी, जिन्हें क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजे गए 3 अधिकारी, अलेक्जेंडर थे, कार्ल्स था और पैंथिक लॉरेंस ने चुना था आंतरिक सरकार चलाने के लिए, कि आप सीखिए देश को कैसे चलाते हैं। तो ये तीसरी चुनौतियां थी लोकतंत्र को कायम करना। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि लोकतंत्र की कितनी लोकतंत्र स्थापित करने की कितनी चुनौतियां थी वर्णन कीजिए। तो आप ये तीनों टॉपिक से लिख दीजिएगा, जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th क्लास में। 3 नंबर के हैं क्वेश्चन, अगर आप नहीं करेंगे तो ये छूटे जाएंगे तो आपका कुछ ना हो पाएगा। इसी के लिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम 2 बातों का ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान दिए गए। 2 बात कहे गए कि जब भी हम लोकतंत्र चलाएंगे ना, तो हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से शासन चलेगा, कि कोई भी नेता नहीं आएंगे कि अलोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे, कि नहीं। देश आजाद होगा तो 2 बातों का ध्यान दिया गया कि शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से चलेंगे, पहला। दूसरा बात कहा गया, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, सभी के हित में काम किया जाएगा, सभी को ध्यान दिए जाएंगे, सभी के हित में लड़े जाएंगे, किसी से कोई भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत नहीं किया जाएगा। ये 2 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। समझ में आ गया? तब सोचा गया कि हमारा देश में कैसे शासन प्रणाली अपनाए। तो हमारा देश का जो शासन प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। ये आपको समझ में आ गई? फिर हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है 1947 में। एक है जिन्ना और एक है हमारा जवाहरलाल नेहरू बस लिखते रहे, ठीक है, नेहरू। ये दोनों व्यक्ति के कथन को बारे में अच्छे से जानना है। ये 2 व्यक्ति के क्या क्या कथन थे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्ना चाहता था अधिकतर लोगों को पाकिस्तान के लिए लाने के लिए, इसी के लिए वो कहता था हर एक पाकिस्तानी, चाहे वह हिंदू हो, पाकिस्तानी हो या मुसलमान हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, जिन्ना कहता है कि आइए हमारा देश में, पाकिस्तान में आइए, यहाँ रहिए, खाइए, पिए, सोइए, कुछ भी कीजिए, पूजा पाठ जो भी करना है कीजिए, अलग अलग धर्म में आपको कुछ भी कीजिए, इससे राज्य के, आपके धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं होगा। ये जिन्ना कह रहा था पाकिस्तान में बुलाने के लिए, झूठ बोल करके, ठग करके नहीं। वो जिन्ना चाहता था कि हमारे देश के जो लोग हैं वो एक तरह से क्या है, बेवकूफ़ है, कहेंगे वो दे तोता, वो दे कौवा कह के, तो वो ठग के ले जाएगा, ये सोचता है था। क्यों?
कि बोलेगा कि वो पंछी उड़े, कहेगा तो फिर नहीं, जिन्ना कहेगा चलो तुमको उड़ा ले। क्या ये सोचता था हमारे देश के लोगों को जिन्ना? बहुत सारे जो थे वो कहाँ चल गए, पाकिस्तान चल गए, जो बेवकूफ़ थे वो लोगों को उड़ा ले गए। पंछी उड़े कहा तो हाँ ठीक है वो उड़ गए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि ये हमारा भारत देश है, यहाँ से तुम्हारा जन्म हो रहा है और मैं ही चल जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग भी नहीं गए। तो ये यही कहना चाहते थे। जिन्ना का कहना था कि आप पाकिस्तान आइए, खाइए पिए सोइए, सब कुछ कीजिए, पूजा पाठ धर्म जाति सब भी कीजिए, राज्य को हमको इससे आपको लेना देना नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र रूप से सब कर सकते हैं, जो कि एक झूठ है, एक नंबर का झूठ है, ठीक है। तो अब नेहरू जी भी क्या कहे इसके जवाब में, कहना क्या था, अरे जिन्ना सारा कोई तो बेवकूफ़ नहीं है, सारा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा मुसलमान हैं कि चाहेंगे भी तो भी आपके पास नहीं जा पाएंगे। कितनों आप उकसाइए, जाने वाले में से नहीं है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण इतना तगड़ा था, उनका कहना था कि हर एक व्यक्तियों को हम वोटिंग करने का अधिकार देंगे, मतदान करने का अधिकार देंगे, उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा रखने की गारंटी देंगे। तो कौन जाएगा तुम्हारे देश में? तुम कितनों भी झूठ बोल के बुला लो, लेकिन जाने वाले में से कोई नहीं है। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि आने का मगर जाने का नहीं, ठीक ना, आए तो फिर जाने का नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू कहे। तो बहुत सारे थे, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता, बहुत ही योग्य, उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान निभाया, उन्होंने लाल टुकड़ी सेना का भी गठन किया था। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, वो मिसाइल मैन के नाम से जाते हैं, कि आज वैसे वैसे महानतम जो पुरुष हमारे देश में है, उन्हीं के चलते हमारा जो देश है एक तरह से सर्वोच्च चोटी पर पहुंच चुका है, सर्वाधिक विकास हुआ है हमारे देश का, तो इसी के लिए है, ठीक है, उन्हीं के कारणों से। तो ये नेहरू इन कहना था यही कि कितना भी उकसा लो जिन्ना, कोई जाने वाले में से नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं तो जिन्ना ने कहा कैसे नहीं जाएगा, द्विराष्ट्र की मांग कर, द्विराष्ट्र, मुस्लिम लीग की स्थापना, द्विराष्ट्र, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र की मांग कर दी। कौन सा लीग? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग किसके इशारों पर नाचती थी? जिन्ना के इशारों पर। स्थापना जिन्ना नहीं किया था, बट मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, और ये मुस्लिम लीग जिन्ना के इशारों पर नाचता था। जिन्ना ने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए। 1940 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, मुस्लिम लीग ने। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी, नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। जिन्ना का कहना था कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का है, हिंदू और मुसलमान, इसी के लिए हमें अपना कौम चाहिए एक, पाकिस्तान, आप हिंदुस्तान में रहिए। मुस्लिम लीग बहुत ही बड़े समस्या थे। अंग्रेज क्या थे, द्विराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज क्या थे कि कहना चाहते थे कि नहीं, हम इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया, लेकिन इतना जिन्ना इतना सर में चढ़ल था कि उसे पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए ही। तो इसी के लिए मुस्लिम लीग की बात को मान लिया गया। 1940 ईस्वी में कहा गया ठीक है भाई, आप 1946 ईस्वी में माना गया था इनकी बातों को। 1946 ईस्वी में माना कि जब कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने जब अपनाया 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने, तो बहुत सारे दंगा प्रसाद हुए। इसी के लिए मुस्लिम लीग के बात को मान लिया गया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, PAK चाहिए, पाक ऑक्यूपाइड, ये कश्मीर है, ठीक है, तो पाक कह रहे हैं, तो पाकिस्तान चाहिए, के नहीं लिखिए, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है, पाकिस्तान PA लिखिए, तो पाकिस्तान चाहिएगा, ठीक है भाई, उन्हें दे दिया। तो यही थे द्विराष्ट्र। लेकिन कांग्रेस ने इनका बढ़ चढ़कर विरोध किया था। कांग्रेस के क्या बात को माना गया? जब द्विराष्ट्र की मांगा गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जब द्विराष्ट्र की मांग किए गए थे, तो क्या कांग्रेस के बातों को कोई वैल्यू दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। क्यों नहीं दिए गए थे? क्योंकि बात है 1939 ईस्वी में नहीं, जब 1937 का आम चुनाव हुआ था ना, 1937 में जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में पहला आम चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव हुआ था भारत में। तो उस समय पहला भारत प्रांतीय चुनाव हुए, तो उस समय कांग्रेस पार्टी जीती थी और कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दबदबा को बनाए ना रख पाने के कारण वह 1939 ईस्वी में रिजाइन दे दिया। और इसी के नाम पर में जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया 1940 में। 1940 में जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। 1939 में ही उन्होंने, 40 में नहीं, 39 में ही मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस 1939 में ही मनाया, और इसी कारण से कांग्रेस भी
मुस्लिम लीग की बातों को उतना टाल नहीं पाए और मुस्लिम लीग ने आसानी से पाकिस्तान की मांग कर दी थी। यही थे आपके द्विराष्ट्र की स्थापना। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत एक कौमों का नहीं, दो कौमों का है, हिंदू और मुस्लिम। यही कह के उन्होंने पाकिस्तान ले लिए, जो कि आएगा कभी ना कभी लौट के। ठीक है, उसके बाद ये जान गए। अब आपको जानना है कि भारत जब 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, अब 1947 पहुंच गए, ठीक है, लाइन से। जब भारत 1947 ईस्वी में 14 अगस्त, कौन सा, 14 अगस्त के मध्य रात्रि में 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था। भारत उस टाइम आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष भाषण दिए थे, एक विशेष भाषण दिए थे, जिसे भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित या ट्रिस्ट विद डिस्टिनी के नाम से जानते हैं। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित के नाम से जानते हैं। इसी को ट्रीट विद डिस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके क्लास थे। तो आपको द्विराष्ट्र क्या है वो बता दिए, कि आज़ादी हुई उसके बाद किन दो बातों पर ध्यान दिया गया ये भी बता दिए। हमारे देश में लोकतंत्र क्या है वो भी बता दिए, कि हमारा देश में आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या भाषण था 14 अगस्त के मध्य रात्रि को, वो भी बता दिए, विशेष संबोधन किए। हम लोकतंत्र की चुनौतियाँ के बारे में समझे कि लोकतंत्र की कितनी कितनी चुनौतियाँ हैं, कितनी तीन चुनौतियां थी उस टाइम, ये सभी चीज़ के बारे में समझे। तो आपके ये फर्स्ट चैप्टर थे, इसी के लिए फर्स्ट क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और ही अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। आप अंत तक वीडियो देखें, इस वीडियो को 2-3 व्यक्तियों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी देख सके, ठीक है, और वो भी समझ सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।